बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायस लर्निंग। और स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के प्रॉब्लम्स 10.9। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम क्लास फर्स्ट ईयर के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं सिंटैक्स बुक बोर्ड के, और इसी को से रिलेटेड हमारे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो 10.9 करेंगे। तो आइए पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, उसका डेटा बनाते हैं, देन फिर हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट्स 10.9 कहता है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ अ 12 mm फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं। एक लेंस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं और दूसरे लेंस को हम आई पीस कहते हैं। तो अब हमसे ये बात कर रहा है कि एक फोकल लेंथ है 12 mm की, किसकी? जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ हमें दी गई है वो कितनी दी गई है? 12 mm। तो मैं क्या करता हूं कि ऑब्जेक्टिव को लेंस 1 कंसीडर करता हूं और f1 लिखता हूं 12 mm। ओके जी, अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। कहता है कि एंड द 75 mm लेंथ ऑफ द आई पीस। अब दूसरा जो लेंस होता है वो क्या कहलाता है? आई पीस कहलाता है। इसलिए जो आई पीस की हमारे पास लेंथ है, फोकल लेंथ है, वो 75 mm है, जिसको हम लिखते हैं f2 से, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 75 mm। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं थोड़ा और आगे। कहता है कि एंड द टू लेंसेज माउंटेड 200 mm अपार्ट, यानी कि इन दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 200 mm है। मैं दोबारा रिपीट करूं कि इन दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 200 mm है। तो क्या करते हैं हम? L लिखते हैं कि L जो है वो आपका 200 mm है। एक काम करते हैं कि मैं यहां पे थोड़ा सा एक रफली स्केच बना देता हूं। स्टूडेंट्स ये आपसे कहता है कि ये जो एक लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपके पास कितनी है? f1 जो कि है 12 mm। इसी तरह एक बड़ा लेंस भी आपके पास मौजूद है जिसकी फोकल लेंथ आपके पास कितनी है? 75 mm, यानी f2 जो है वो आपके पास कितना है? 75 mm। स्टूडेंट्स एक रफली सा मैं आपको एक बना के दे रहा हूं। अब ये कह रहा है कि ये इन दोनों के दरमियान जो लेंथ डिस्टेंस है, यानी कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हम इसको L से लिखते हैं, और ये कह रहा है कि ये कितना है? 200 mm। मेरा ख्याल है अब आपको बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब आप चलते हैं। कहता है कि इफ द फाइनल इमेज इज एट 225 mm। कहता है कि अगर इमेज, फाइनल इमेज जो कि f2 की मदद से बनेगा वो कितनी दूर बनता है? 225 mm पे अगर बनता है तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास इमेज कहां बनने वाला है? यानी आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, यानी इस लेंस के पीछे बनेगा। अब यहां तक कितना है? 200। तो फिर एक काम करते हैं, हम यहां पे इसका एक इमेज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बना फाइनल इमेज, और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी है? 225 mm, जिसको मैं Q2 से भी लिखूंगा, और इसी तरह इसको मैं D भी लिखूंगा, क्योंकि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लेंस 2 है वो जो अपना इमेज बनाता है वो लीस्ट विजन डिस्टेंस पर बनाता है, जिसको हम D से लिखते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है कि आप बताएं कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स इसकी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फाइंड करने का जो तरीका है, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू L अपॉन f1 और 1 प्लस D अपॉन f2।
स्टूडेंट्स अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप टॉपिक देख लीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक टॉपिक है जिसके अंदर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो है M1 मल्टीप्लाई बाय M2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैंने क्या किया कि m इज इक्वल्स टू M1 की जो हमने मैग्निफिकेशन फाइंड कर रखी है वो फाइंड कर रखी है L अपॉन F1। ये है आपके पास M1 की मैग्निफिकेशन। इसी तरह जो M2 की मैग्निफिकेशन है वो आपके पास है 1 प्लस D अपॉन F2। सो ये फॉर्मूला अब मैं ड्राइव नहीं करूंगा क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ये फॉर्मूला आपके पास कहां से आया। स्टूडेंट्स अब ये देखें, ये आपके पास चीजें क्लियर हैं। देखें कि आपने क्या क्या फाइंड करना है। L आपके पास कहां है, ये मिला हुआ है। स्टूडेंट्स एक चीज और, F1 ये आपके पास मिली हुई है, अगर F2 तो भी आपके पास मिला हुआ है। इसका मतलब मजीद हमें कोई और चीज़ फाइंड नहीं करनी, हमारे पास सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो एक काम करते हैं, तो इस फॉर्मूला को अगर मैं चेंज करता हूं सेंटीमीटर में, अगर आप चाहें तो चेंज करें, वरना ये सारे के सारे मिलीमीटर में है तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा छोटा करना है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 12 mm, यानी 12 को डिवाइड करते हैं 10 से तो ये हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर 75 को डिवाइड करते हैं 10 से तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 200 को डिवाइड करें 10 से तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू L की वैल्यू 20, F1 की वैल्यू 1.2, 1 को आप ऐसे ही लिख दें, D की वैल्यू 22.5, जो कि हमने यहां पे सॉरी लिखना भूल गए, तो हम ऐसा लिखते हैं कि Q2 इज इक्वल टू D, जो कि बराबर हो जाएगा 2225 मिलीमीटर। अब आप इसको भी चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, 225 डिवाइडेड बाय 10, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 22.5 सेंटीमीटर के। तो यहां पे आप लिखते हैं 22.5 डिवाइडेड बाय F2 की वैल्यू ढूंढ लें भाई, वो है आपके पास 7.5। सो स्टूडेंट्स ये तो आ गया आपकी वैल्यूज पुट करना। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मुझे मालूम है कि आपके पास कैलकुलेटर होता है, आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है 20 को जब आप 1.2 से सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 16.67। किसको, आपने इस वैल्यू को जब सॉल्व किया कैलकुलेटर से 20 डिवाइडेड बाय 1.2 तो ये आंसर आएगा 16.67। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम चलते हैं 1 प्लस, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बस आप सॉल्व कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 3। बहुत आसान। अब आपने क्या करना है, m इज इक्वल टू 16.67 को आप ऐसे ही छोड़ दें, 3 + 1 आपके पास हो जाएगा 4। अब मैग्निफिकेशन जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, 66.6। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66.6 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आएगी। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रॉब्लम नंबर 9, और मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी कि आपको जो बात समझ में नहीं आई। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो इस प्रॉब्लम को किसी और तरह से सॉल्व करना है, या आप चाहते हैं कि ये बात दोबारा समझाया जाए, तो यकीनन इस पर एक और वीडियो भी आ सकती है ऑन योर डिमांड। सो बेटा जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वॉइस लर्निंग को एक दफ़ा सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।